हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी एमसीक्यू सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। आपको पता है इस सीरीज में हम यूपीएससी लेवल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपको एक उस लेवल तक लेकर के जाना इसका लक्ष्य है जिस लेवल पर अगर आप इसमें लगातार लगे रहेंगे तो यूपीएससी के प्री में आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार बताता हूं कि अगर आप इस सीरीज का सही यूज करना चाहते हैं, बेस्ट यूज करना चाहते हैं, तो आपको पेपर और पेन लेकर के बैठना है। जो भी नए लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो पेपर और पेन लेकर के साथ में बैठें और उसके बाद मैं जब क्वेश्चन शो करूंगा तो फिर उसके बाद आपको अपना पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आपको अपना आंसर लगाना है, फिर वापस से प्ले करना है और फिर उसके बाद इसको सुन लेना है। ठीक है, जो भी आपका आंसर है उसके साथ मैच कीजिए। अगर सही है तो सही का निशान लगाएं, गलत है तो गलत का निशान लगाएं और लास्ट में बताएं कि क्या स्कोर रहा आपका। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इसमें बता रहा हूं डिस्कशन के दौरान वो आपको साथ साथ लिखने हैं। क्यों लिखने हैं? इसलिए लिखने हैं क्योंकि कई बार डिस्कशन के दौरान की गई बातों से नया क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही है? ठीक है, कितने कथन सही है? बालाकोट तथा तुतका-गेंडोर अरब सागर तट पर स्थित विकसित बंदरगाह थे। घोड़े की जानकारी लोथल, सुरकोटड़ा तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। लोथल और सुरकोटड़ा में गढ़ी और नगर, ठीक है, गढ़ी और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं और बनावली में आपका जो जल निकासी है, ठीक है, जल निकास प्रणाली है जो उसका अभाव देखा गया है। जल निकास प्रणाली है जो ये हड़प्पा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर में से एक है। तो यहां पर कहा जाता है कि बनावली में इसका जो अभाव देखा गया है। ठीक है, तो बताएं इसमें से कितने स्टेटमेंट हैं जो सही है? केवल एक सही है, दो सही है, तीन सही है या फिर चारों सही है? बताएं जल्दी। देखिए, पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बालाकोट और तुतका-गेंडोर, ठीक है, ये क्या है कि अरब सागर तट पर स्थित विकसित बंदरगाह थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको जो भी वहां के फेमस प्रमुख बंदरगाह हैं वो पता होने चाहिए। जैसे कि लोथल हो गया, एक आपका सुरकोटड़ा हो गया, आपका तुतका-गेंडोर हो गया, आपका बालाकोट हो गया, अलादिनो हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, लिख लीजिएगा ये सब। ठीक है, अलादिनो हो गया, बालाकोट, तुतका-गेंडोर तो इसमें लिखे ही है। उसके अलावा लोथल को भी मेंशन कीजिए। ठीक है, चलिए, घोड़े की जानकारी, इस पर मैंने कल भी बात की है, कल भी एक क्वेश्चन यहां से था। आप इसको, इस स्टेटमेंट को गलत ना करें। देखिए, घोड़े की जानकारी लोथल, सुरकोटड़ा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, से प्राप्त होती है। देखिए, घोड़े की जानकारी के बारे में अगर आप कहेंगे तो स्पष्ट तौर पे अगर देखा जाए, ठीक है, स्पष्ट तौर पे अगर मैं बात करूं, स्पष्ट तौर पे कहां से मिलते हैं? तो स्पष्ट तौर से घोड़े की जो आपके अस्थियां हैं वो मिली हैं सुरकोटड़ा से। ठीक है, यहां से सुरकोटड़ा से मिली है स्पष्ट तौर पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों से नहीं मिली है, मोहनजोदड़ो से भी मिली है। मोहनजोदड़ो से की अगर जो ऊपरी सतह को आप देखेंगे तो वहां पे घोड़े के दांत मिले हैं। क्या? घोड़े के दांत, घोड़े के दांत, ध्यान रखिएगा, घोड़े के दांत मिले हैं यहां से। ठीक है, दांत। और अगर आप लोथल की बात करेंगे तो लोथल से घोड़े की जो टेराकोटा की मूर्तियां हैं, ठीक है, मिट्टी से बनी हुई टेराकोटा मूर्तियां हैं जो वो लोथल से मिली हैं। तो ये तीनों ही जगहों से आप कह सकते हैं कि जानकारी तो मिलती ही है। ठीक है, स्पष्टतः जानकारी हालांकि सुरकोटड़ा से मिलती है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर सही हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा अगर हम देखें तो लोथल और सुरकोट, देखिए यहां पर कहा जा रहा है गढ़ी और नगर के बारे में, ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। तो जनरली अगर आप हड़प्पन साइट्स को देखेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा कि जो आपका एक ये सिटी वाला एरिया और एक सीटाडेल वाला जो एरिया है, गढ़ी और नगर वाला जो एरिया है, इसमें ये दोनों क्या अलग अलग होते थे जनरली। लेकिन लोथल और सुरकोटड़ा में ये चीज देखी गई कि गढ़ी और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बाकी पूरे साइट्स की बात करेंगे तो हर जगह आपको अलग अलग ही मिलेगा, लेकिन यहां पर सेम मिलेगा। ठीक है, बनावली में आपका जो जल निकास प्रणाली है उसका अभाव था। ठीक है, उसका अभाव था, जल निकास प्रणाली है जो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और इसमें आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में मतलब एक अद्भुत अद्भुत जल निकास प्रणाली अगर कही जाएगी हड़प्पन साइट्स में से तो कहाँ मिलेगी? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में आपको बिल्कुल एक स्पेशल अद्भुत मिलेगी। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप हड़प्पा की बात करेंगे, हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा के लिए कहा जाता है कि यहां पर विलक्षण, ठीक है, यहां पे बिल्कुल अद्भुत, यहां पर विलक्षण, और इसके अलावा आप जब बनावली की बात करते हैं तो यहां से कहा जाता है कि साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, और कालीबंगा भी एक साइड से जहां पर मिले हैं लेकिन बड़े अस्पष्ट हैं। ठीक, कालीबंगा भी लिख लीजिए, कालीबंगा, लेकिन वहां पर अस्पष्ट। ठीक है, कालीबंगा से अस्पष्ट, मोहनजोदड़ो से अद्भुत और हड़प्पा से विलक्षण टाइप के जो जल निकास प्रणाली है वो देखने को मिली, लेकिन बनावली में इसका अभाव था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यानी कि चारों स्टेटमेंट यहां पर सही है, डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखें, शेरशाह सूरी से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, कितने? देखिए, कन्नौज बिलग्राम 1539, कन्नौज का युद्ध या इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर शेरशाह की उपाधि धारण की, शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक, दूसरा देखें, इस प्रकार 1539 में उत्तर भारत में शेरशाह ने प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तीसरा देखें, शेरशाह ने बंगाल में राजस्व निर्धारण और संग्रह के लिए बटाई प्रथा को लागू किया। और चौथा है, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शेरशाह ने प्रत्येक सूबे में सुल्तान अल अदल, ठीक है, सुल्तान उल अदल नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति की, सुल्तान उल अदल। ठीक है, बताएं कितने स्टेटमेंट सही हैं? एक सही है, दो सही है, तीन सही है या फिर चारों सही है? बताएं। देखिए, पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कन्नौज बिलग्राम 1539 के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर शेरशाह की उपाधि धारण करी। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1539 यानी कि चौसा के युद्ध की बात हो रही है यहां पर। किसकी? चौसा के युद्ध की। ठीक है, चौसा का युद्ध है जिसमें कि हुमायूं को हराकर की शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक, इसके अलावा अगर आप दूसरा कहेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि इस प्रकार 1539 में उत्तर भारत में शेरशाह ने प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तो ये प्रथम की बात जैसे ही कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथम नहीं था, प्रथम तो लोधी थे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया, लोधी। ठीक है, लोधी वंश जो था वो प्रथम अफगान शासक था। और उसके बाद अगर आप कहेंगे कि यहां पर देखिए 1539 लिखा है, जबकि 1539 नहीं, 1540 है ना, 1540 में। ठीक है, 1540 में, ना कि 1539 में दोबारा से कन्नौज के युद्ध में, ठीक है, कन्नौज के युद्ध में इनको हरा करके, कन्नौज के युद्ध में जब इनको हराया, युद्ध में परास्त किया, तो फिर उसके बाद जो आपका द्वितीय अफगान साम्राज्य है जो उसकी स्थापना की इन्होंने। और पहले कौन से थे? लोधी वंश। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हुआ। तीसरे की अगर आप बात करेंगे तो शेरशाह ने बंगाल में राजस्व निर्धारण और संग्रह के लिए बटाई प्रथा को लागू किया। देखिए, टोटल उसने अपने पूरे साम्राज्य की अगर आप बात करेंगे तो पूरे साम्राज्य को उसने कितने 47 सरकारों में बांटा था, 47, जिसमें से मैक्सिमम कहां पर थे? मैक्सिमम बंगाल में थे। और मैक्सिमम जो बंगाल में थे वो कितने थे? अगर कितने की बात करेंगे तो 19 थे। वैसे तो याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पे याद रखिए कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो बंगाल में बांटा था, जो कि 19 सूबों में इसको बांटा था। ठीक है, टोटल 47, ठीक, टोटल 47 में बांटा। इसके बाद सब जगह पर जो राजस्व निर्धारण है जो उसकी अगर आप बात करते हैं तो इन्होंने कौन सी प्रथा लागू की थी? इन्होंने रैयतवाड़ी प्रथा लागू की थी। ठीक है, ना कि यहां पर बटाई प्रथा। बटाई प्रथा सिर्फ और सिर्फ मुल्तान में लागू की थी, मुल्तान में, क्योंकि ये प्रथा पहले से ही चल रही थी तो उसको हटाया नहीं था। बाकी पूरे सारा जितना उनका साम्राज्य था वहां पर उन्होंने कौन सी प्रथा? रैयतवाड़ी प्रथा को लागू कर दिया था। और बटाई प्रथा सिर्फ और सिर्फ मुल्तान में, जो कि पहले से चल रही थी, उसको कंटिन्यू रखा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरे की अगर बात करें तो देखिए, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शेरशाह ने प्रत्येक सूबे में सुल्तान उल अदल नामक
पदाधिकारियों की नियुक्ति की। ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शेरशाह ने खुद को सुल्तान उल अदल की उपाधि दी और सबसे बड़ा न्यायाधीश खुद को घोषित किया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो यानी कि चारों स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गए, तो आंसर हो जाएगा यहां पर डी। ठीक है, कोई भी नहीं है, चारों ही गलत है। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, भारत में उपनिवेशवाद के औद्योगिक मुक्त व्यापार जो कि 1813-1858 काल में भारत को ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त बाजार बना दिया गया। ठीक, दूसरा पढ़ें, 1833 में कंपनी का भारत में व्यापारिक क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। और 1843 में भारत में कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। चौथा पढ़ें, इस काल में ब्रिटेन भारत को एक ऐसे उपनिवेश के रूप में विकसित करना चाहता था जो कि ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल और खाद्यान्न का उत्पादन एवं पूर्ति कर सके तथा ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तुओं के लिए एक बाजार के रूप में उपलब्ध रहे। ठीक है, कई बार ऐसा देखा होगा आपने यूपीएससी में, बड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन होता है ना, पढ़ते हैं जब उसको तो लगता है कि नहीं इसमें कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन देखने में वो बड़ा भारी भरकम सा लगता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी कुछ आता है तो उसमें आपको ढूंढना है वो कौन सा पार्ट है जो गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, घबराना नहीं है इससे। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, मैं हट जाता हूं तो स्क्रीन से, ताकि आप इसको देख सके पूरा और इसका आंसर कर सकें। बताएं। देखिए, पहले स्टेटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो भारत में उपनिवेशवाद के औद्योगिक मुक्त व्यापार जो कि 1813 से 1858 की बात हो रही है, इस काल में भारत को ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त बाजार बना दिया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो 1833 में कंपनी का भारत में व्यापारिक क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो ये 1833 में नहीं, 1813। ठीक है, ठीक है, 1813, तो ये वाला गलत हुआ। और अगर तीसरे की बात करेंगे तो 1843 में भारत में कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि 43 की बात नहीं हो रही है, 1833 होना चाहिए यहां पर। ठीक है, और इसके बाद कुछ जो एक्ट हैं ये तो आपको देखिए याद ही करने होंगे ना, मतलब आपको ढंग से पढ़ना होगा। मतलब शुरुआत से जो भी इंडिया काउंसिल एक्ट है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए हैं, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट है, ये सारे आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, इसके बाद देखें, इस काल में ब्रिटेन भारत को एक ऐसे उपनिवेश के रूप में विकसित करना चाहता था जो कि ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल और खाद्यान्न का उत्पादन एवं पूर्ति कर सके। मतलब ब्रिटेन से के लिए वो कच्चे माल का, और उनके लिए क्या है कि जब वो बना ले, मशीन से चीजें बन जाए, तो उसके फिनिश्ड गुड है जो बिकने के लिए भारत का बाजार भी ओपन रहना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज क्या है, ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो खतरनाक से स्टेटमेंट दिख रहे थे वो दोनों बिल्कुल सिंपल थे। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। तो आप यहां कह सकते हैं कि आपका जो पहला है और आपका जो चौथा है, 1 और 4 करेक्ट है, और उसके बाद दूसरा और तीसरा गलत है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 2 सही 2 गलत। ठीक है, अगला देखें, असहयोग आंदोलन से संबंधित कथनों में से कितने कथन सत्य हैं, बताइए। देखिए, नागपुर में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, तीसरी बार हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सेशन से संबंधित या नागपुर सेशन और आपका जो कलकत्ता सेशन वगैरह है, इससे संबंधित हम तीसरी बार क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को गलत आप नहीं करेंगे। ठीक है, और प्लीज अगर सेशन पसंद आ रहा है तो मेरे कहने की जरूरत ना पड़े, प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। रीच को इसको थोड़ा आपको पुश करना होगा, ज्यादा इसकी रीच को बढ़ाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके। और हम लोग एक मतलब सीरीज को, हमारा जो टारगेट है मई तक, वो हमें पूरा करना है और हम उसको साथ में आपके साथ मिल करके पूरा कर सकें। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल ही तब है जब इसकी रीच आप ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि रीच अगर कम रहेगी तो फिर उसके बाद चीजें बदल सकती हैं, हो सकता है ये मुझे बीच में रोकना पड़े। ठीक है, तो इसकी रीच को बढ़ाइए। चलिए, असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। नागपुर में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, नागपुर में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, ठीक है, विशेष अधिवेशन में
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। दिसंबर 1920 में कोलकाता में हुए वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर ली और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज को आंदोलन का लक्ष्य स्वीकार किया गया और तथा रचनात्मक कार्यों की सूची तैयार की गई। ठीक है। चौथा देखिए, 12 फरवरी 1922 को बारदोली कांग्रेस बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, बताएं, जल्दी बताएं, इनमें से कितने स्टेटमेंट है जो वो सही है, बताएं। देखिए, अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो नागपुर के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, ठीक है, विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस के नॉर्मली एक वार्षिक सेशन होता था जो कि दिसंबर में हुआ करता था, ठीक है, लेकिन बीच में जब कुछ स्पेशल कंडीशन या कोई चीज ऐसी है तो फिर विशेष अधिवेशन भी होते थे। असहयोग आंदोलन के मामले में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि विशेष अधिवेशन का काफी ज्यादा यहाँ पर रोल है। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कोलकाता में जो विशेष अधिवेशन हुआ है, ठीक है, कोलकाता में 1920 का जो विशेष अधिवेशन है, कहाँ का है, ना कि नागपुर लिखा है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया, कोलकाता, ठीक है, या कलकत्ता, कलकत्ता का 1920 वाला यहाँ पर विशेष की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशेष वाला कोलकाता में हुआ था 1920 में, जिसमें कि इसका प्रस्ताव पास हुआ और पुष्टि कहां पर हुई थी, पुष्टि हुई थी आपका कोलकाता में नहीं हुई थी। ठीक है, कोलकाता वाले में नहीं हुई थी। अगर पुष्टि की बात करेंगे तो वो हुई थी आपके नागपुर सेशन में। ठीक है, नागपुर सेशन में इसकी पुष्टि हुई थी, नागपुर, ठीक है, नागपुर सेशन में इसकी पुष्टि हुई थी जो कि वार्षिक अधिवेशन था। ठीक है, अब बताइए कि किसने किसने इसको हेड किया था। अगर कलकत्ता वाले की बात करेंगे विशेष अधिवेशन की, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अगर इसकी बात करेंगे जो कि वार्षिक अधिवेशन था जिसमें कि पुष्टि की गई थी नागपुर सेशन की, तो उसमें कौन था, उसमें थे आपके वी राघव चेरियर, वी राघव चेरियर, विजय राघव चेरियर बोला जाता था, वी आर चेरियर, ठीक है, वी आर चेरियर, याद रखिएगा। उसके अलावा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज की आंदोलन को इसको लक्ष्य बनाया गया था और फिर रचनात्मक कार्यों की सूची तैयार की गई थी, बिल्कुल सही है। और फिर 12 फरवरी 1922 को बारदोली कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा सही हो जाएंगे, यानी कि बी आंसर, 2 सही और 2 गलत। ठीक है, पहला और दूसरा यहाँ पर गलत है। अगला देखने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे P2I बैच के बारे में है। आपको पता है हमारा P2I स्पेशल बैच है जो वो ऑलरेडी 10 तारीख से शुरू हो चुका है, 15 तारीख तक इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके तहत अगर आप 18 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो सिल्वर, उसके अलावा आप गोल्ड मेंबरशिप लीजिए अगर आप 30 महीने तक हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, और अगर 42 महीने का कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लेटिनम लीजिए। और ये क्लासेस हैं तो देखिए शाम को 6 बजे डेली बेसिस पर स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके तहत आपको पूरी A to Z कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जिसके तहत आपको फाउंडेशन तैयार कराया जाएगा, प्री के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स अलग से इसके लिए कोर्स लॉन्च आपको इसी के अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा सक्सेस इन मेंस है, और इसके बाद लास्ट में जब सक्सेस इन मेंस हो जाएगा तो आपके जो इंटरव्यू है उसकी भी तैयारी इसके तहत करवाई जाएगी। तो A to Z सारी तैयारी इसके तहत कराई जाएगी। अगर आप प्री पास कर लेते हैं तो प्री पास करने के बाद एक स्पेशल फीचर यहाँ पर है कि हम आपको यहाँ बुलाएंगे, और यहाँ बुलाने के बाद फिर आपको यहीं रह कर के आगे मेंस की सारी तैयारी करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो भी इसके लिए सुविधा है वो आपको चाहिए होगी, वो सब यहाँ से ही प्रोवाइड कराइए, आपको अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसका पार्ट होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सबसे कम दामों में इसको पाना है तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके ही आपको मिनिमम प्राइस पे ये कोर्स जो है वो मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। सरगैसो सागर है जो वो उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल है जो वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता सरगैसो सागर में पाई जाती है। और फ्लोरिडा की धारा है जो फ्लोरिडा की गर्म धारा, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। बताएं, देखिए कितने स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है कि एक सही है, 2 सही है, 3 सही है या फिर चारों सही हैं। ये बताना है कि कितने सही हैं। ठीक है, ठीक है, कितने सही हैं बताएं। देखिए
सरगैसो सागर है जो वो उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित है, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पर ये उत्तर पूर्वी कह रहा है, जबकि होना क्या चाहिए? उत्तर पश्चिमी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके अलावा क्योंकि इसकी अगर हम लेट लॉन्ग की बात करते हैं तो लैटिट्यूड 20 से 40 डिग्री आपका जो 20 से 40 डिग्री नॉर्थ और आपका 37 से 75 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये जो है वो आता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर बरमूडा ट्रायंगल की बात करेंगे तो बरमूडा ट्रायंगल कह रहे हैं कि दक्षिणी अटलांटिक सागर में स्थित है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि उत्तरी अटलांटिक सागर में है, ना कि दक्षिणी में। ठीक, तो ये भी गलत हुआ। इसके बाद तीसरे की बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये वाला पार्ट है जो वो बिल्कुल सही है। जो अटलांटिक ये आपका लवणता सरगैसो सागर में पाई जाती है, क्योंकि सरगैसो सागर है जो उसको आप देखेंगे तो दो से, कौन सी? एक आपकी गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम ये कैसी है? गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म है ना, ये गर्म धारा है। ठीक है, और एक आपकी कनारी, ठीक है, कैनरीज करंट बोलते हैं जो, ठीक है, कैनरीज करंट कैसी है? ये ठंडी है। ठीक है, तो इससे घिरा हुआ है, और क्योंकि ये इससे घिरा हुआ है तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि ज्यादा मिक्सिंग नहीं हो पाती, और ज्यादा मिक्सिंग नहीं हो पाती तो ये जगह शांत रहती है, और इसकी वजह से यहाँ की लवणता है जो वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए 37 के आसपास होती है। ठीक है, चलिए फ्लोरिडा की गर्मधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, ये बिल्कुल सही फैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर दो सही हैं, दो गलत हैं, बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? देखिए, तुर्की देश एशिया और यूरोप दोनों को जोड़ता है। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। टर्की है जो, मैंने बोला था आपको जब भी कोई चीज न्यूज में रहे तो उसको एक थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, टर्की है जो वो एशिया और यूरोप दोनों को जोड़ता है। टर्की ब्लैक सी जो आपका काला सागर है और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। टर्की है जो उसका आंशिक भाग यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, फिर भी यह देश एशिया महाद्वीप का ही अंग माना जाता है। और चौथा है जो वो पश्चिमी एशिया में ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश लेबनान है, जिसे मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बताएं कितने स्टेटमेंट सही हैं? बताएं, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या फिर चारों सही है? देखिए, इसमें आप देखेंगे तो इसकी लोकेशन देखिए, टर्की है जो वो एशिया और यूरोप दोनों को जोड़ता है। ब्लैक सी और जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, उसके बीच में स्थित है। और इसके बाद टर्की देश का आंशिक भाग है जो वो थोड़ा सा किसमें है? यूरोप में आता है, लेकिन फिर भी इसको काहे भी माना जाता है? एशिया महाद्वीप में का अंग माना जाता है। ठीक, तो ये भी सही है। और पश्चिमी एशिया में पश्चिमी एशिया की अगर बात करते हैं तो ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? आपका लेबनान। लेबनान की लोकेशन कहाँ है? अभी इस वक्त चर्चा में भी चल रहा है लेबनान, है ना? किस वजह से चल रहा है? हिजबुल्लाह की वजह से। ठीक है, तो लेबनान जिसे मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, डी आंसर इसका हो जाएगा। चारों फैक्ट आपको याद कर लीजिए अगर नहीं पता है कोई भी तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य श्रेणी के बारे में निम्नलिखित में से कितने स्टेटमेंट सही है? देखिए, विंध्य श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तक है। ठीक, दूसरा देखें, इसे बिहार में जोबट हिल और गुजरात में कैमूर हिल कहते हैं। और विंध्य श्रेणी के उत्तर में नर्मदा घाटी है जो कि विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। बताएं कितने स्टेटमेंट सही हैं? देखिए, पहला स्टेटमेंट है जो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है जो वो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तक फैला हुआ है, बिल्कुल सही। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि बिहार में जोबट हिल, जबकि और गुजरात में कैमूर हिल, उल्टा लिखा हुआ है ना। कैमूर हिल कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, बिहार। और जोबट हिल कहाँ पर? गुजरात, सॉरी, हाँ, जोबट हिल कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, गुजरात। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो गलत हो गया। इसका अगर देखेंगे तो विंध्य श्रेणी के उत्तर में नर्मदा घाटी है जो विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा से अलग करती है। विंध्य श्रेणी के उत्तर में नहीं है, विंध्य श्रेणी के दक्षिण में है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण में होना चाहिए यहाँ पर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, एक है जो वो सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, है ना, केवल एक सही है यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़े। अगला देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कितने स्टेटमेंट सत्य हैं? देखें,
एक कोर होता है, एक बफर जोन होता है और एक ट्रांजिशन जोन होता है, उसी के बारे में है। देखिए भारत में जो कोर जोन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा रेगुलेट होता है, ठीक है। जो इसका कोर पोर्शन है वो किससे, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको रेगुलेट होता है। दूसरा देखिए ये बफर जोन, ठीक है, बफर जोन है जो उसके अंतर्गत पर्यटन, मछली पकड़ना आदि को अनुमति दी जाती है। जो बफर जोन है वहां पर क्या है कि ये चीजें इनकी अनुमति है। तीसरा क्या कह रहा है, ट्रांजिशन जोन के अंतर्गत मानव बस्तियां, कृषि मनोरंजन तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं को अनुमति दी जाती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जिसमें आपको बताना है कि कितने हैं जो सही हैं। देखिए अगर आप पहले की बात करते हैं तो कोर जोन है जो उसका, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है जो उसके तहत रेगुलेट होता है, बिल्कुल सही बात है। और जो बफर जोन है उसमें आपका टूरिज्म है ना, आप कोर तक थोड़ी ना जाते हो घूमने, जब जाते हो कोर एरिया में तो अलाउड ही नहीं होता, लेकिन बफर जोन तक आप जाते हो, यहाँ पे मछली पकड़ना, ये सारी चीजें इनकी अनुमति होती है। और जो आपका ट्रांजिशन जोन होता है, इस जगह पे आपका मानव बस्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी, वहां पे जो जनजातियां वगैरह हैं वो रह रहे होते हैं, कृषि की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, और मनोरंजन वगैरह ये सब चीजें वहां पे, आर्थिक क्रियाएं वगैरह अलाउड है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, तीनों सही है। अगला देखें, नागरिकता के अर्थ, नागरिकता का अर्थ है जो वो क्या है उसके बारे में है। नागरिकता के अर्थ से संबंधित कितने कथन है जो सही है। देखिए नागरिकों को सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा, संघ और राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार प्राप्त होते हैं, और संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार होता है, ठीक है। अगर भारतीय नागरिकता है आपके पास तो इनमें से कौन से हैं जो आपको लग रहा है कि आपके लिए जो है वो इसके हिसाब से सही है कि अलाउड होंगे एक नागरिक को, ठीक है। और इसमें आगे बढ़ने से पहले प्लीज सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो सेशन को शेयर कर दें। देखिए पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो नागरिकों को सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर कोई नागरिक है, भारतीय नागरिक है, तो बिल्कुल उसको सभी सिविल और राजनीतिक पॉलिटिकल राइट्स हैं जो वो उसको मिले हुए हैं, ठीक है। और संघ और राज्य की विधानसभा है जो उसके निर्वाचन के लिए मताधिकार प्राप्त होते हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक। और इसके बाद संसद और विधानसभाओं का सदस्य, है ना, अगर आप वहां पे चुनाव लड़ना वगैरह चाहते हैं तो अगर आपको भारतीय नागरिक, मतलब ये कंपल्शन है, पहली तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि भारत का नागरिक आपको होना चाहिए, ठीक। तो बड़ा ही सिंपल, मुझे लगता है कि पूरे क्वेश्चन सीरीज का सबसे आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए तो तीनों ही सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 19 है जो वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, और अनुच्छेद 15 है जो उसके तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है, ठीक है। बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहले स्टेटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो आर्टिकल 19 है जो अनुच्छेद 19 है जो वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि इनको याद कर लो सीधे, क्या 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 ये हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिले हुए हैं, गैर नागरिकों को नहीं है, ठीक है, सिर्फ गैर नागरिकों को मिले हुए हैं। तो 19 इसमें है, ठीक, तो ये गलत हो गया। उसके बाद 15 में और 16 में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यही एक डिफरेंस है कि अवसर की बात कहां पे की गई है। ये जो अवसर की बात हो रही है, अवसर की बात कि अवसर के मामले में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, वो बात कहां कही गई है, 15 में की गई है, नहीं, वो आपके 16 में की गई है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो दोनों गलत है, आंसर यहां पर डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, ठीक है। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो आपका सुप्रीम कोर्ट उसको निपटारा कर सकता है, ठीक है। संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय कर सकता है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच कोई विवाद होता है तो कर सकता है, और 2 या अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी सुप्रीम कोर्ट की कौन सी आरंभिक अधिकारिता,
ठीक है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है आरंभिक अधिकारिता। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत अगर मैं बताऊं आपको तो 3 आएंगे बेसिकली। क्या क्या चीजें होंगी? एक आपका होगा केंद्र और केंद्र हो एक साइड में, केंद्र, और केंद्र के साथ में कोई एक राज्य हो, ले लीजिए। ठीक है, ये दोनों एक तरफ हो गए, केंद्र और एक राज्य। ठीक है, इनके बीच में मान लीजिए कि कोई विवाद हो रहा है कि केंद्र और एक राज्य एक साइड है और एक तरफ क्या है कि राज्य और आपके मतलब एक या एक से अधिक राज्य हैं जो वो एक साथ आ गए, राज्यों का समूह आप मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे केस में कि केंद्र और कोई एक राज्य है जो वो एक मतलब कुछ राज्य हैं जो वो एक तरफ है और कुछ राज्यों का समूह है जो वो दूसरी तरफ है, तो ऐसे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, आर्टिकल 131 है। ठीक है, चलिए अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा जो टाइप है वो क्या है कि ये वाला जो आपको यहाँ पे चौथे में दिखा हुआ है, 2 या अधिक राज्यों के बीच में कोई 2 राज्य हैं या 2 राज्यों के दो तरीके के ग्रुप बन गए हैं राज्यों के। ठीक है, कोई विवाद चल रहा है तो भी आपका सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो कि यहाँ पर हमारा निपटारा कीजिए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप तीसरा जो पार्ट है वो क्या है कि तीसरा है आपका कि केंद्र एक तरफ और राज्य हैं जो वो एक तरफ। ठीक है, केंद्र एक तरफ, राज्य एक तरफ हो, केंद्र या कोई एक राज्य एक तरफ हो और राज्यों का समूह एक तरफ है। ठीक है, और या फिर दो या अधिक राज्यों के बीच में कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आएंगे। तो अब बताइए कि अब कितने स्टेटमेंट हैं जो वो सही है, बताएं। देखिए, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद है ना, ये बिल्कुल सही है। चुनाव वाला विवाद नहीं निपटाते हैं, और ये आपका जो किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद है ये भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सही हो जाएंगे, पहला और चौथा, दूसरा तीसरा गलत, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छोटे छोटे कण को छानकर अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें अपकेंद्रीय विधि द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब जिन छोटे छोटे कणों को आप अलग नहीं कर सकते उनको किससे? अपकेंद्रीय विधि, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल के प्रोसेस से इसको अलग किया जाता है। एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि खून की जांच और मूत्र की जांच में अपकेंद्रीय विधि का प्रयोग होता है। ठीक है, आपने बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हो रही है ना, तो आपने देखा होगा जब कपड़े सुखाने में जो मशीन का घूमना, ठीक है, ये भी इसी का एग्जांपल है, या मक्खन निकालना। ठीक है, तो जब उसको घुमाया जाता है तो उससे क्या है कि यहाँ पर जो मोटा कण है, जो छोटा कण है वो नीचे बैठ जाएगा और बाकी अलग हो जाता है। ठीक है, तो अपकेंद्रीय विधि है जो वो बिल्कुल सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएंगे, सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखें, एनबीएफसी से संबंधित कुछ कथन है। एनबीएफसी जो है वो कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। दूसरा स्टेटमेंट है, एनबीएफसी मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करता है। और आपका एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनते हैं और स्वयं चेक जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा देखिए, एनबीएफसी के जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कितने स्टेटमेंट हैं जो वो सही है, कितने स्टेटमेंट सही हैं? 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या फिर चारों सही है, बताइए। देखिए, ये कुछ फीचर्स हैं। एनबीएफसी अभी वापस से चर्चा में आ गया है क्योंकि आपको पता होगा कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है, पीसीए के तहत एनबीएफसीज को इंक्लूड किया गया। गवर्नमेंट एनबीएफसीज हैं जो वो उसके तहत इनको इंक्लूड किया है अभी रिसेंट में आरबीआई ने, कल या परसों की ये न्यूज़ है। ठीक है, तो उसकी वजह से चर्चा में आ गए, तो आपको बता रहा है एनबीएफसी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये कुछ उसके फीचर्स हैं जो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप एनबीएफसी के बारे में ये फीचर्स अगर नहीं पता हैं तो इनको आप याद कर लीजिए कि ये इसके फीचर्स होते हैं, और यहाँ पर सारे ही फीचर सही हैं। डी आंसर इसका हो जाएगा, सारे यहाँ पर सही हैं। देखिए, ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय प्रणाली कंपनी जो है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो
ये फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सॉरी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। तो इसके तहत, ये किसके तहत आता है, ये आपका कंपनीज एक्ट 1956 के तहत आता है, ठीक है। तो इसके तहत पंजीकृत है कंपनी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा आप देखेंगे तो ये आपका डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता, ये भी सही है। और ये आपका जो आप जमा करते हैं, निकालते हैं, ये सारी चीजें जो भुगतान निपटान प्रणाली है, ये उसका पार्ट भी नहीं है। चेक जारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें सही है। और एनबीएफसी जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर सही है। चारों स्टेटमेंट हैं जो वो एनबीएफसी से रिलेटेड सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है जो, उससे संबंधित कथनों पर विचार करें। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है जो, ये 1997 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि हिंद महासागर रिम के भीतर स्थित देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, IORA, ठीक है, बताएं। दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है, एबेन मॉरिशस में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में पहले मुझे आप ये बताइए कि इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, नाम नहीं बताने हैं, बस नंबर बताना है, और कौन कौन से एरियाज से इसके सदस्य आते हैं, ठीक, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, यहां पर अगर आप IORA के बारे में देखेंगे तो ये आपका 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था, अंतर सरकारी संगठन है। और उद्देश्य क्या है आपका, जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, उसके भीतर के जो देश हैं उसमें क्षेत्रीय सहयोग, ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास, क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास, ये इसका एम है, बिल्कुल सही है। मुख्यालय की अगर आप बात करते हैं तो बताएं जल्दी, मॉरिशस में इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय बिल्कुल सही है, मॉरिशस एबेन में मौजूद है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिए। और इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, मैं, जो नए लोग जुड़े हैं, प्लीज आप लोग सेशन को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, सेशन को लाइक करें और शेयर करें जल्दी। देखिए, विलायती कीकर है ना, अभी चर्चा में चल रहा है। विलायती कीकर क्यों चल रहा है, क्योंकि जो मानेसर वाला क्षेत्र है, वहां का 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहां पर इसको हटा करके जो आपके लोकल स्वदेशी प्रजाति हैं वो वहां पर प्लांटेड किए गए हैं, ठीक है। और हरा भरा करने के लिए वहां पर NSG ने प्लांट किए हैं और उसको पूरा हरा भरा करने की कवायद यहाँ पर चालू कर दी गई है, ठीक है। तो विलायती कीकर के बारे में अगर कहें तो विलायती कीकर है जो, वो अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति। अब देखिए, अगर किसी ने पढ़ा है तो ये हरियाणा के मानेसर वाले क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। अब अरावली क्षेत्र है क्या वो, तो अरावली का स्ट्रेच यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्योंकि अरावली का स्ट्रेच है तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है कि विलायती कीकर है जो, वो आपका अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली प्रमुख पेड़ प्रजाति है, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, तमिलनाडु में इसे करुवेलम, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, तमिलनाडु में इसे क्या, करुवेलम कहा जाता है और इसकी लकड़ी को जलावन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जलाने के लिए इसकी लकड़ी का उपयोग करते हैं, किसको, तमिलनाडु के में इसको क्या कहते हैं, करुवेलम। विलायती कीकर एक विदेशज कांटेदार पेड़ है जो जैव विविधता के साथ इस क्षेत्र में भूजल के प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था, ठीक है। तो क्या है कि ये एक एक्सोटिक स्पीशी है, ठीक है। और ये एक ऐसी स्पीशी विलायती है, कहां से आई है, मैक्सिको से आई है, विदेशी 1920 में अंग्रेज इसको लेकर के आए थे, कहां से, मैक्सिको, याद रखिए कहां से है, नेटिव क्या है इसका, मैक्सिको, ठीक है। और ये क्योंकि जल स्तर को नीचे कर रही है, इस वजह से यहाँ पर इसको हटा करके आपका जो लोकल स्वदेशी प्रजातियां हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं जो वहां पर, वो सैपलिंग्स हैं जो लगाए गए, लगभग 10 लाख के आसपास सैपलिंग्स इसमें लगाए गए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये एक एक्सोटिक स्पीशी है, कांटेदार है, जो कि जैव विविधता को पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और ये वो स्लाइड है जहां पे आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं, आंसर्स को मैच कीजिए और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने आपने सही किए और कितने आपसे गलत हुए, ठीक है। चलिए, और ये अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम के लिए आपको ये QR कोड इसको स्कैन करना है, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करेंगे तो भी आपको ये आप टेलीग्राम तक पहुंच सकते हैं, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।